हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन। जो प्लांट्स के अंदर कौन कौन से वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और हम पढ़ेंगे इसके बाद में पाथवे ऑफ वाटर इन प्लांट्स कि किस तरह से जो है वाटर जो रूट से एब्जॉर्ब होने के बाद प्लांट के हर एक पार्ट्स में पहुंचता है। तो उसका रूट पढ़ेंगे कि कैसे प्लांट्स जो पहुंचता है और कौन जो है इसको पहुंचाता है। और फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि जो पाथवे में जल का जो मार्ग है वो कैसा है, कितने तरह के जल के मार्ग होते हैं। तो ये थी आउटलाइन लेसन की। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो लेसन 6 है वाटर एब्जॉर्प्शन एंड एसेंट ऑफ सेप। तो उससे पहले वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन जो है प्लांट्स के अंदर कौन कौन से हैं। पहले मैंने बताया है प्लांट के अंदर केवल जो रूट होती है, रूट का जैसे समझ लो ये रूट है, तो रूट के जो मूल रोम क्षेत्र है उसका जो मूल रोम है वही जो है वाटर का एब्जॉर्ब करते हैं। परिपक्व क्षेत्र होता है वह लिग्निन और सुबेरिन के जमाव के कारण ये जो है वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं करते। केवल ये रूट हेयर जो है वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है, एंड जो रूट कैप है वो भी किसी तरह से वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं करते हैं। तो रूट ओनली फॉर रूट हेयर जो होती है वही वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है। अब देखो कौन कौन से ऐसे ऑर्गन हैं जो वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं या किस तरह से वाटर का संचरण होता है। तो मैंने इसको समझाने के लिए दो भागों में बांटा है। कंडक्टिंग टिश्यू या संचरण करने वाला जो उत्तक है वो कौन से है, या हम उसको कह सकते हैं स्थानांतरण, जल का स्थानांतरण करने वाले उत्तक कौन कौन से है। तो देखो पौधे जल भी लेते हैं, खाना भी लेते हैं। तो जो खाना जो है, फूड जो है वो कौन ले आता है पौधों के पास में, फ्लोएम। जो संचरण करने का साधन है वो फ्लोएम, यानी कि फ्लोएम वाहिकाएं और वाहिनिकाएं जो होती है वो क्या करती है, एक भाग से दूसरे भाग तक जो फूड मटेरियल होता है यानी कि जो स्टार्च होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाती है। जबकि वाटर या H2O को जो है उसका संवहन कौन करता है, जाइलम करता है। ओके, और ये फ्लोएम और जाइलम दोनों ही जो क्या है संवहन पूल कहलाते हैं या वेस्क्यूलर बंडल कहलाते हैं। ये हमने 11th में भी पढ़ा था, वापस समझा रही हूँ। जाइलम और फ्लोएम जो है पादप कोशिका का जो है संवहन पूल कहलाता है। जब हम टीएस काटते हैं तभी तुम लोगों को मैंने बताया भी था कि जब टीएस काटते तो बाहर वाली जो है एपिडर्मिस एंडोडर्मिस सबसे अंदर जो होता है वो संवहन पूल कहलाता है, और संवहन पूल के अंदर ही जाइलम और फ्लोएम उपस्थित होते हैं। तो फ्लोएम जो है वो खाद्य पदार्थों का संवहन करता है और जाइलम जो है वो जल का संवहन करता है। अब जल के साथ में ही पौधे जो है घुलनशील खनिज है ना, खनिज पदार्थ जो भी होते हैं, लवण होते हैं, उनको ही जल में घुले हुए रूप में ही जो जड़ों से पौधों तक पहुंचते हैं। ये तो फ्लोएम और जाइलम दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, पादप के संवहन पूल है, संवहन तंत्र का जो है निर्माण करते हैं। एक बार वापस से ही देखना, थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि थोड़ा डिटेल है, आपको ये डायग्राम कहीं नहीं मिलेगा तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है ना। जो अगर हम रूट को ये रूट है और इसका हम टीएस काटे ऐसे, या टीएस काटे, तो इस टीएस को ही मैंने मैग्नीफाई करके बताया है कि सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसे क्या कहते हैं, एपिडर्मिस है ना, या एक्टोडर्म कह सकते हैं या एपिडर्मिस कहते हैं। उसके अंदर या बहित्वचा कहते हैं है ना। और अगर ये रूट की है तो हम इसे क्या कहेंगे, राइजोडर्मिस। देखो राइजोम, रूट को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, राइजोम कहते हैं। तो अगर ये रूट की है तो हम इसको राइजोडर्मिस कहते हैं। और हिंदी में अगर हम बात करते हैं मूलस त्वचा, मूलस त्वचा। उसके बाद राइजोडर्मिस के अंदर जो है एक और लेयर पाया जाता है, इसे जो मैंने छोटे छोटे बिंदु से बता रखा है इसे हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं, या फिर हम इसे कहते हैं वल्कुट है ना। वल्कुट के बाद एक लेयर और होती है ना, ये एक लेयर और होती है, और ये जो है ये कोशिका बाहर जो एपिडर्मिस जो है दृढ़ कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, लेकिन ये सॉफ्ट सेल से बनकर बनी मधुतक कोशिकीय से बनकर बना होता है, और ये जो है परिरंभ कहलाता है ना। और परिरंभ और वल्कुट यानी कि पेरिसाइकल और कॉर्टेक्स के बीच में एक डर्म होती है, एक स्किन और होती है, या एक लेयर और होती है, इसे हम क्या कहते हैं, एंडोडर्मिस। और पेरिसाइकल के अंदर होता है हमारा संवहन पूल, और सबसे अंदर जो मैंने ये एक्स बता रखा है ये क्या है, जाइलम है। वापस से बता रही हूँ, सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है, और एपिडर्मिस के बाद आती है कॉर्टेक्स, या उसे हम कहते हैं वल्कुट। वल्कुट के बाद में आती है अंतःत्वचा, या हम जिसे एंडोडर्मिस कहते हैं। एंडोडर्मिस के बाद आती है पेरिसाइकल, जिस
पेरिसाइकिल, पेरी यानी कि चारों तरफ से, पेरी यानी चारों तरफ से, साइकिल बना रखा है। किसके बाद चारों तरफ साइकिल बना रखा है पेरिसाइकिल ने? संवहन पुल के चारों तरफ साइकिल बनाया गया। तो हम इसे पेरिसाइकिल के पास में सबसे अंदर जो है उसे हम क्या कहते हैं? संवहन पुल कहते हैं। तो जो जल है ये रूट के जो है अनुप्रस्थ काट जो है मैंने बताया। अब ये जल है वो क्या होगा? रूट हेयर्स कैसी संरचना होती है? एक कोशिकीय संरचना होती है। तो ये क्या है? ये रूट हेयर है ना? रूट हेयर जो हम जानते हैं, कभी किसी पौधे को उकेल के भी देखोगे तुम, तो वो जो है छोटे छोटे मिट्टी के जो कण होते हैं उनके बीच में बिल्कुल पूरी तरह से फंसा हुआ होता है। तो मिट्टी के कणों के बीच में मुक्त रूप से क्या होता है? केशिकीय जल होता है, बहुत ही कम मात्रा में होता है। इस केशिकीय जल को ये फंसा हुआ इसीलिए होता है ताकि ये मिट्टी के कण के बीच में जो फंसा हुआ केशिकीय जल है उसको ये क्या कर सके? एब्जॉर्व कर सके। तो देखो ये एब्जॉर्व करता हुआ जो है यहाँ से रूट हेयर से कहाँ जाएगा? एंडोडर्मिस से वल्कुट से और होता हुआ एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक होता हुआ कहाँ तक जाएगा? जाइलम तक जाएगा। और जाइलम से फिर तने की कोशिका में जाएगा, तने के जाइलम में जाएगा, तने के जाइलम से शाखा के जाइलम में जाएगा, शाखा के जाइलम से पत्ती के जाइलम में जाएगा, और जाइलम वाहिनिकाओं में जाएगा, वाहिकाओं से होता हुआ पूरी लीफ में जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। एंड पाथवे ऑफ वाटर इन प्लांट्स। देखो मूल रोमों द्वारा जल का जो अवशोषण होता है वो भूमि से जल का अवशोषण मूल रोमों के द्वारा परासरण दाब में विभिन्नता के कारण होता है। परासरण दाब क्या है? देखना, ऑस्मोटिक प्रेशर, मिट्टी है, ये मिट्टी है, मिट्टी के अंदर जो घुले हुए जो लवण होते हैं वो बहुत ही अधिक होते हैं, है ना? तो इसकी सांद्रता क्या है? इसकी सांद्रता ज़्यादा है। सांद्रता मतलब मिट्टी जो है उसका सांद्रता अगर कहे यानी कि उसका द्रव जो है वो कैसा है? गाढ़ा है। सांद्रता यानी कि ज़्यादा है, यानी कि ये कैसा है? गाढ़ा है। तो जल पादप के अंदर जो जल है वो कैसा है? लाइट है, गाढ़ा कम है। तो क्या होगा कि देखो सांद्रता यहाँ अधिक है यानी कि परासरण दाब यहाँ पे कम है ना? यहाँ सांद्रता कम है तो उस सांद्रता से जल जो है वो निम्न सांद्रता की ओर गति करेंगे। तो यहीं पे भी यही होगा, हमने परासरण वाले लेसन में भी पढ़ा है। तो मूल रोम केशिका जल से मूल रोम केशिका जल से निकट संपर्क में रहते हैं। निकट यानी कि पास में संपर्क में रहते हैं, जैसे कि केशिका जल होता है उसके पास में रहते हैं। मूल रोम के केशिका द्रव्य में खनिज लवण, शर्कराएं, कार्बनिक अम्ल इत्यादि घुले रहते हैं। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य का परासरण भूमि के जल के परासरण दाब से अधिक होता है, यानी कि मिट्टी का परासरण दाब जो होगा वो कम होगा और पादप का परासरण दाब अधिक होगा, जबकि सांद्रता क्या होती है? कम होती है। अतः जल कोशिका द्रव्य से उच्च परासरण दाब के कारण अर्धपारगम्य प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य यानी सेमी परमेबल, कुछ चीज़ों के लिए पारगम्य होती है, कुछ चीज़ों के लिए पारगम्य नहीं होती, मेम्ब्रेन से होकर मूल रोम में क्या होता है? प्रवेश करता है। अब देखना, जल का मूल रोम में प्रवेश मूल रोम में जाइलम तक का प्रवाह पार्श्व प्रवाह कहलाता है। यहाँ वापस से देखना, जल का मूल रोम से यानी कि केशिका जल का मूल रोम से प्रवेश होके यहाँ तक जाइलम तक पहुँचने को इसे हम क्या कहते हैं? लैटरल फ्लो ऑफ वाटर या फिर पार्श्व प्रवाह, जल का पार्श्व प्रवाह। वापस से समझना, देखो यहाँ पे मिट्टी में बहुत सारे तत्व जो है वो घुले हुए होते हैं, खनिज भी होते हैं, लवण भी होते हैं। तो घुले होने के कारण यहाँ की सांद्रता अधिक होगी, परासरण दाब जो होगा वो कम होगा, जबकि यहाँ परासरण दाब जो है कोशिका के अंदर परासरण दाब उच्च होगा, सांद्रता कम होगी। तो यहाँ से जल जो है वो परासरण दाब में विभिन्नता के कारण जल जो है वो अंदर की ओर प्रवेश करेगा। नेक्स्ट है फिर हमारा पादपों में जल का मार्ग जो है वो किस तरह से होता है, किस तरह से प्लांट जो है वो प्लांट के अंदर वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। तो देखो 3 तरह के जो ट्रांसपोर्ट बताया मैंने कि सिम्प्लास्ट होता है, एपोप्लास्ट होता है, वैक्यूलोप्लास्ट होता है। तो ये देखना, जल में जो पादपों में जल का जो मार्ग है 3 तरह से बताया, सिम्प्लास्ट, एपोप्लास्ट एंड वैक्यूलोप्लास्ट। अब देखो सिम्प्लास्ट जिसे एपोप्लास्ट को हम अपलवक भी कहते हैं, एपोप्लास्ट को हम अपलवक भी कहते हैं, जबकि सिम्प्लास्ट को हम संलवक भी कहते हैं, जबकि वैक्यूलोप्लास्ट को हम रसदानीय पत्र भी कहते हैं। अब देखो पादपों में जो जल का मार्ग है
ये कोशिकाएं बना रखी है मैंने, ये सिंगल सेल, फिर दूसरी ये थर्ड सेल। इस तरह से कोशिकाओं में पादप जो है, पानी जो है वो एक सेल से दूसरे सेल में जाता है। तो ये बाहर वाली जो है वो क्या है, सेल वॉल है। ये जो है वो क्या है, रिक्तिका है ना। ये सेल वॉल है, ये रिक्तिका है, और ये बीच में जो बना हुआ है वो दो कोशिकाओं को जो जिससे वो तंतु से जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये प्लाज्मोडेस्माटा है। एंड ये जो फ्लूइड जो भरा हुआ है ये क्या है, कोशिका द्रव्य। वापस से देखना, ये क्या है, कोशिका द्रव्य, ये रिक्तिका, और रिक्तिका की बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं, रिक्तिका की जो बाहर की झिल्ली जो होती है ना, रिक्तिका के बाहर की और जो झिल्ली पाई जाती है हम उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति, और ये क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा। एपोप्लास्ट पाथवे, सिम्प्लास्ट पाथवे एंड वैक्यूलोप्लास्ट पाथवे। तो एपोप्लास्ट में क्या होता है कि जो है मैंने ये सारे कोशिकाओं के अंग जो है इसको लेबल कर दिया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे पानी का जो है वो, वाटर का जो है ट्रांसपोर्ट होता है, जल का जो मार्ग है वो किस तरह से होता है। सबसे पहला है टॉपिक एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट में क्या होता है, कंडक्शन ऑफ वाटर थ्रू नॉन लिविंग पाथवे, यानी कि जो भी निर्जीव पदार्थ है उनसे द्वारा जल का संचरण होता है। देखो कोशिका भी क्या है, यहाँ पे कोशिका भित्ति निर्जीव है, तो निर्जीव से निर्जीव की ओर आगे जिस कोशिका में जाएगा वो भी निर्जीव ही होती है। तो निर्जीव से निर्जीव कोशिका में पानी का संचरण जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, एपोप्लास्टिक पाथवे। देयर इज़ नो रेजिस्टेंस। अब देखो निर्जीव है तो इसमें किसी तरह का कोई प्रतिरोध नहीं होता है। सो दिस प्रोसेस इज फास्टर, इसीलिए ये जो प्रोसेस है एपोप्लास्टिक पाथवे, देखो ये कोशिका भित्ति से इसे होता हुआ, यूँ होता हुआ, और प्लाज्मोडेस्माटा के बीच में से होता हुआ फिर वापस से अगली कोशिका में चला जाता है। तो इस तरह के पाथवे में किसी तरह का कोई रेजिस्टेंस या कोई बाधा या कोई रोधक नहीं होता है। इस कारण से ये पाथवे जो है बहुत ही फास्ट होता है। और वाटर फ्लो जो होता है वो किसके कारण, किससे होता है, विसरण विधि द्वारा होता है, यानी कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जल जो है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जल का परिवहन जो है वो होता रहता है। यानी कि विसरण प्रक्रिया द्वारा जो है जल एक पाथवे जो है ये क्या डिफ्यूज़न वाला जो है वो है, यानी कि डिफ्यूज़न बाय डिफ्यूज़न मेथड जो ये प्रोसेस होता है वो डिफ्यूज़न मेथड से होता है। और ये जो है इस तरह से एपोप्लास्टिक पाथवे, वापस से ध्यान से देखना, इस तरह से ये जो पेन से बनाया है ये क्या है, एपोप्लास्टिक पाथवे। नेक्स्ट है इट इज़ अनकंट्रोल पाथवे। ये एक तरह से अनकंट्रोल भी है, ये किसी तरह से कोई कंट्रोल में नहीं रहता है। कारण क्या है भाई, जल के प्रति जो अंतःत्वचा में कैस्पिरिन बैंड्स व सुबेरिन के कारण जल के प्रति अपारगम्य होती है। अतः अंतःत्वचा में प्रवाह प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका कला द्वारा होता है, और जल के इस मार्ग को पार कला परिकता कहते हैं, है ना। देखो अंतःत्वचा में क्या होता है, एंडोस्थिशियम जो होती है उसमें कैप्सरिन बैंड और सुबेरिन की जमाव के कारण हम जानते हैं ये जैसे जमते हैं तो जो कोशिका भित्ति है या कोशिका जो है वो अपारगम्य होने लगती है। तो फिर इनके द्वारा जो है वो जल किससे जाएगा, इन कोशिकाओं में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा जो है वो जल का परिवहन होता है। इसी को हम इसलिए क्या कहते हैं, पार कला। पार कला यानी कि प्लाज्मा झिल्ली भी कह सकते हैं, तो प्लाज्मा झिल्ली द्वारा हो रहा है तो इसी सेम नाम ही है पार कला परिपथ जो है हम इसे कहते हैं। अब सिम्प्लास्ट पाथवे, जल का प्रवाह जीव द्रव्य से होते हुए, जल का प्रवाह जीव द्रव्य से होते हुए या प्लाज्मोडेस्माटा से होते हुए यह प्रवाह प्राशन की क्रिया द्वारा होता है। देखो ओनली एपोप्लास्ट ऐसा है जिसके अंदर विसरण की क्रिया द्वारा जल प्रवाह होगा, बाकी सारे में परासरण की क्रिया द्वारा जल प्रवाह होगा। तो यहाँ देखना, यहाँ किसके द्वारा हो रहा है, परासरण की क्रिया द्वारा हो रहा है। और यानी कि यहाँ अर्धपारगम्य झिल्ली भी आएगी, वहाँ पे अर्धपारगम्य परासरण में और उसमें सेम ही है, केवल अर्धपारगम्य झिल्ली आती है। तो परासरण में क्या होगा, अर्धपारगम्य झिल्ली भी आएगी, है ना। तो एनर्जी चाहिए। अब देखो क्योंकि इसमें जीवित कोशिकाओं में हो रहा है, सिम्प्लास्ट यानी कि लिविंग, सारी जो भी ट्रांसपोर्ट होगा वो लिविंग में होगा, जबकि ये नॉन लिविंग में था। तो लिविंग में है तो इसके लिए एनर्जी भी चाहिए होगी। तो एनर्जी कौन देता है, तो एनर्जी कौन देता है, एनर्जी देते हैं एटीपी के फॉर्म में। एनर्जी जो है एटीपी के फॉर्म में जो शोषण करने वाली सेल्स है, जो रूट की जो शोषण करने वाली कोशिकाएं हैं वो शोषण करती है और इनको क्या करती है, एटीपी देती है।
नेक्स्ट है वैक्यूलर पाथवे। तो यहाँ देखना ये एपोप्लास्टिक हो गया, उसके बाद में ये प्रवाह जो है वो प्लाज्मोडेस्माटा से होते हुए जब प्राशन क्रिया द्वारा होता है, और ये माध्यमिक अधिकतम प्रतिरोध वाला है। यहाँ देखना ये जीव द्रव्य है ना, ये कोशिका का जीव द्रव्य से होता हुआ प्लाज्मोडेस्माटा फिर जीव द्रव्य फिर प्लाज्मोडेस्माटा। तो यानी कि अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर